जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो और जीएस जीके का जो पेपर है जिसमें पॉलिटी का यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का मुख्य रोल होता है, जी हां, कम से कम आपको 15 से 20 प्रश्न आपको भारतीय संविधान या पॉलिटी कह लीजिए या भारतीय राज्य व्यवस्था के केवल मिलेंगे। केवल भारतीय राज्य व्यवस्था अगर मजबूत कर लेते हैं तब भी आप एक ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली भारतीय राज्य व्यवस्था करके ही हो जाएगा, नहीं। इस पर पकड़ बनाना चूंकि आसान है अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो, और ये आपका ढेर सारा जो भाग है जीके जीएस का ये अकेले कवर करता है। तो चलिए आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को हम लोग देखते चलेंगे। आइए, पहला सवाल, आप लोग जवाब भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोग आंसर भी कर सकते हैं अगर आप लोग को पता होगा तो। देखिए कितनी बारीकियां हैं क्वेश्चंस में। आइए, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न मैंने शामिल किया है जो यूपी सब इंस्पेक्टर में पूछे भी गए हैं, तो उसको भी देखेंगे, साथ साथ अपना प्रीवियस ईयर भी एक तरह से कवर ही हो रहा है इसमें। आइए, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है ये आपसे पूछ रहा है। राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना, क्या यह मूल कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा। अब लग रहा होगा कि ये चारों है, लेकिन चारों तो नहीं है, इसमें से एक जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है। कौन नहीं है हम लोग छांटते हैं। देखिए, राष्ट्र ध्वज का जो आदर है, राष्ट्र ध्वज का जो आदर है भाई, वो तो है ही, मूल कर्तव्य है। जो 11 मूल कर्तव्य हैं इसमें ये शामिल है, तो हमें छांटना है कि मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी अपना मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा, लग रहा होगा कि ये भी है, ये नहीं है। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब आप अनुच्छेद 49 पढ़ते हो तो 49 अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भाई राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रीय महत्व स्मारकों की सुरक्षा करे। बहुत बारीकी से अगर इसको पढ़ोगे तब इसका आंसर कर पाओगे, नहीं तो गलत हो जाता है एग्जाम में। प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा, ये सारे जो हैं ये मूल कर्तव्य हैं। बाकी ये 49 अनुच्छेद में है। अब मूल कर्तव्य आपको पता है कि भारतीय संविधान के कितने भाग में है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 का में है, ठीक है। अनुच्छेद की अगर बात करता है आपसे कि मूल कर्तव्य कितने अनुच्छेद में है, तो आप बताते हैं अनुच्छेद 51 का। केवल एक ही अनुच्छेद बना है इसके लिए, इसी में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपसे कोई पूछे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। मैं आपको 4 विकल्प देता हूं, 10, 11, 6 या इनमें से कोई नहीं। मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 10, 11, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट करना है। कुछ लोग इसमें 10 करेंगे, कुछ 6 करेंगे, कुछ 11 करेंगे, कुछ करेंगे इनमें से कोई नहीं। ध्यान समझिएगा। अब ये 51 के का है और 4 के का है, इसका मतलब ये बाद में ऐड हुआ है, ये मूल संविधान में नहीं था। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, यह रूस के संविधान से लिया गया है। यह मूल संविधान में नहीं था, इसका मतलब कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 0 थी, 0, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। बाकी 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वां संविधान संशोधन
1976 से, याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये जोड़ा गया था 10, ठीक ना। और 11वां कब जोड़ा गया, 11वां कब जोड़ा गया और ईस्वी कब है और संशोधन कौन सा था, ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि 11वां जो संविधान संशोधन हुआ, सॉरी 11वां जो मूल कर्तव्य है वह कब ऐड हुआ और किस संविधान संशोधन से ऐड हुआ। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 2000 ईस्वी, 2001, 2002, 2004, ये 4 ऑप्शन हैं, आपको कमेंट करना है। और संविधान संशोधन कौन सा था वो भी ऑप्शन दे रहा हूं, 81वां, 82वां, 84वां और 86वां। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ा गया है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समक्ष संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप पॉलिटी अगर पढ़े हैं वास्तविक में तो जवाब दीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, आवश्यकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं यूपीएसआई में कितना इसका रोल है। आइए, कानून के समान संरक्षण, देखिए आपने पढ़ा है ना अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, देखिए आपने पढ़ा है विधि यानी कि कानून, एक ही बात है ना, मैं वही लिख देता हूं जो क्वेश्चन में है। कानून के समक्ष समता, है ना, आप अनुच्छेद 14 पढ़ोगे तो इस बात का उल्लेख है, यानी विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण अगर बात करता है, देखिए समान संरक्षण, है ना। देखिए 2 पॉइंट है, बहुत बारीकी से इसको समझना है। समक्ष समता अगर पूछे तो यह जो विचार है यह लिया गया है कहां से, यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, यह लिया गया है आपके ब्रिटेन से। अगर बात करें आपसे कि भैया विधि के समान संरक्षण, तो यह समान संरक्षण जो है यह कहां से लिया गया है, तो यह जो लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्लियर है? पॉइंट को नोट कर लीजिए। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से और विधियों का समान संरक्षण कहां से, तो समान, यहां तक तो एक तो पहला प्रश्न आ गया। अच्छा, इसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ है तो ये आंसर आप इजीली कर सकते हो। तो विधि का समान संरक्षण यूएसए से, और अगर पूछे कि विधि के समक्ष समता तब आप बताएंगे कहां से, ब्रिटेन से। अच्छा देखिए, एक और मैं बता दूं कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो आप अनुच्छेद 143 के बारे में जानते हैं, आप अनुच्छेद 143 के बारे में जानते हैं। क्या है 143 में? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है ना, यह भी अनुच्छेद 143 में है। और यह कहां से लिया गया प्रावधान, यह कनाडा से लिया गया है। कनाडा से और एक चीज लिया गया है जो महत्वपूर्ण है, वो है राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाएगी। यह भी लिया गया है किससे, तो यह भी जो है लिया गया है, यह कनाडा के ही संविधान से लिया गया है, ठीक ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान देना है। अब आप कमेंट कर सकते हो कि फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया गया है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक ना। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। दोस्तों, अगर आप चाह रहे हैं कि अच्छे से आप यूपीएसआई के लिए पॉलिटी पढ़ें तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग अब आते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करता है? बहुत बारीकी से इस प्रश्न को निकाला गया है और यह सवाल पूछा गया है यूपीएसआई एग्जाम में। यूपीएसआई में यह सवाल पूछा गया है, ठीक ना। देखिएगा, अनुच्छेद 15(1), 15(2), 15(3) और 15(4। पहले जान लीजिए 15(1). 15(1) में कहता है कि राज्य, ध्यान समझिएगा,
15(1) में बात करता है राज्य के लिए कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। धर्म, ठीक, मूल वंश 2 हो गया, जाति 3 हो गया, जन्म स्थान 4 हो गया, और लिंग, इन 5 आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये 15(1) में है। 15(2) में है, इन्हीं 5 आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, नदी, तालाब है ना, सार्वजनिक स्थल पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। इन्हीं 5 आधार, ये 5 आधार याद रखिएगा। 15(3) में कह रहा है, देखिए अभी 15(1) में देखा आपने कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, लेकिन यहां लिंग के आधार पर भेदभाव आपको देखने को मिलता है। महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है विशेष, है ना, लिंग के आधार पर। तो ये 15(3) में लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं के लिए ऐसा प्रावधान कर सकती है, उसके लिए रोका नहीं गया है, ये महिलाओं के लिए है। एक और आपसे 15(1) में जब मैं बताया तो ये भी बताया कि धर्म, जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप देखते हैं कि ओबीसी, SC ST को अलग से सुविधाएं मिलती है, तो जाति के आधार पर भी भेदभाव हो रहा है ना। तो 15(4) में इस बात का भी उल्लेख है कि अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति और जनजाति को आप विशेष लाभ दे सकते हैं, इससे आपको नहीं रोका गया है। तो महिलाओं की बात की गई है ना, यहां किसकी बात की गई है? महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए कौन सा अनुच्छेद भैया? तो 15(3). अगर पूछता अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो 15(4). अगर पूछता कि राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं तो बताएंगे 15(1). अगर पूछता कि सार्वजनिक स्थलों पर जाने से किसी व्यक्ति को नहीं रोका जाएगा तो क्या बताएंगे? 15(2). सही है। चलें आगे। चलिए, अगर कहीं कोई डाउट हो किसी को किसी भी सवाल में तो कमेंट करिएगा प्रश्न संख्या लिख करके, और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं डेली और भी क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। ये आज समझिए कि डेमो वीडियो है, अब आप लोग का कमेंट रहेगा तो हम करेंगे आगे। कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? बहुत ही इजी प्रश्न है, ये पूछा भी गया है। तो मान्यता देता है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है, जो कि आप अनुच्छेद 324 में आप देख सकते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बता दूं। ये चुनाव किसका किसका कराता है ना। कभी कभी जो राज्यों में जो पंचायत चुनाव होता है ये ऑप्शन देगा, ध्यान रखिएगा। यह राष्ट्रपति का चुनाव कराता है ना, उपराष्ट्रपति का कराएगा, उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कराएगा, है ना। राज्य में जो मुख्यमंत्री बनते हैं विधानसभा का चुनाव कराएगा, ये सारा चुनाव कराएगा। केवल कौन सा चुनाव नहीं कराएगा? तो जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है वो ये नहीं कराता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव जो आयुक्त होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी प्रश्न बनता है कि किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल जो होता है वह या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष होगा। तो इतनी बातें आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना था, ठीक ना। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न था, तो इसको अब हम लोग चलते हैं। देखिए, हाँ एक चीज और बता दूं मैं। देखिए, चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त, आप अनुच्छेद पढ़ते हैं कि भारत का चुनाव आयुक्त जो है या चुनाव आयोग है 324 में, लेकिन राज्यों के लिए जो निर्वाचन आयोग है वो किस अनुच्छेद में है भैया? राज्य के लिए किस अनुच्छेद में है? ध्यान दीजिएगा, 243 243 के इसमें है राज्यों के लिए एक चुनाव आयोग। जब स्थानीय निकाय की बात आएगी, स्थानीय निकाय का जो चुनाव होगा वह ये राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। 243 अनुच्छेद 243 के में इसका उल्लेख है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको आप देख सकते हो। चलो आगे आ जाओ भाई। चलिए देखिए, तो भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, पंचायत का आपको चुनाव लड़ना है,
आपका उम्र कम से कम कितना होना चाहिए? देखिए, अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है भैया, तो कम से कम आप 21 वर्ष के हों, ठीक ना। और अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो कम से कम, देखिए इसमें है पंचायत, मैं लिख दूं, इसमें क्या है, तो इसमें है पंचायत, ठीक ना। ये है लोकसभा का, ये है लोकसभा। अब लोकसभा का बन सकते हैं तो आप प्रधानमंत्री बन ही सकते हैं ना, लोकसभा का। अच्छा, 23 वर्ष किसी का नहीं है। 18 वर्ष क्या है, तो मत देने की आयु, आप वोट दे सकते हो, आप वोट दे सकते हो, यानी कि वोट देने की आयु जो है, वोट देने की आयु जो है यह 18 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है, ठीक ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद के तहत बता दिया हूं मैं, तो 243 243 है ना, याद रखिएगा। चलिए आइए तो आगे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, इसी को कहते हैं समान सिविल संहिता, लागू करने का निर्देश देता है? बहुत ही बारीकी से ये समझ लेंगे, आप जानते भी होंगे, है ना। तो देखिए, समान, दोनों में समान है, यानी कि 4-4 दोनों में है। अनुच्छेद 44 के तहत ये प्रावधान है। यह देखिए गोवा राज्य में लागू किया गया है, शुरुआत से ही गोवा में ये चलता है ना, समान सिविल संहिता, ठीक। अब पूछता है अनुच्छेद 40 क्या है भैया? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। ध्यान दीजिएगा, ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा अनुच्छेद 40 में क्या है, तो बताएंगे कि भाई ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। आइए अनुच्छेद 47 की अगर मैं बात कर लूं, तो 47 में क्या है, देखिए 47 में कहता है कि आप पर राज्य कोई भी धार्मिक कर के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रहा है, तो राज्य आपसे जबरदस्ती नहीं करेगी कि मंदिर बन रहा है आप वहां आपको टैक्स लगेगा, नहीं, धार्मिक कर के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 27 में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 55 में क्या है भैया? देखिए अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है, ठीक है ना, और 54 के बाद जो 55 आता है उसमें इनके चुनाव का तरीका है। 55 में क्या है? चुनाव का तरीका, कैसे चुनाव होगा। बाकी 44 में आपको बता ही दिया। क्लियर? क्लियर है सर। आइए देखिए, थोड़ा सा इसको समझना है, नहीं फिर गलती हो जाएगी। आइए संविधान सभा के, थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? चलिए तो आइए तो, संविधान सभा के गठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के गठन के बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है पहला देखते हैं। प्रतिनिधियों का निर्वाचन 4 धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से किया गया था, ठीक है। देखते हैं आगे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखता हूं आगे। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल 8 सदस्य थे। देखिए अब क्या कह रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो ये तो आप कर लेंगे, लेकिन देखते हैं धैर्य आपका। कुल 8 सदस्य तो नहीं थे, कुल सदस्य थे 7। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें एक भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, TT कृष्णामाचारी थे, है ना, गोपाला स्वामी अयंगर थे, हो गया, और कौन थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, ये सारे लोग थे। TT कृष्णामाचारी बता ही दिया हूं, हो गया ना 7 संभवतः। तो ये 7 लोग थे, 8 लोग नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला का भी नाम ले लिया हूं ना, हाँ, तो 7 लोग थे, 8 नहीं थे, ध्यान दीजिएगा। तो 7 लोग थे, तो ये तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं, यानी कि देखिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब बचेगा केवल 3 और 1। तो अगर ना भी पता हो तब भी पता कर लेंगे। देखिए ये 4 धर्मों पर नहीं हुआ था, ये 3 धर्म पर हुआ था।
तीन धर्म। कौन कौन? एक था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम, और हिंदू का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से था, सिख और मुस्लिम प्रत्यक्ष था, और हिंदू में था सिख और मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सब। ये तीन ही भाग में बटा था। कौन कौन? मुस्लिम और सिख दो हो गए, और हिंदू था लेकिन उसमें हिंदू स्पष्ट नहीं था, उसमें लिखा था सिख और मुस्लिम को छोड़ करके, है ना, तो तीन भाग में बटा था। तो ये भी गलत हो गया। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो ये तो जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि जो सही कौन हुआ? सही हुआ कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। ठीक, 389। 389 में जरा सा ध्यान दीजिएगा, 296 था ब्रिटिश भारत से। 296 था कहां से? ब्रिटिश भारत से, और प्लस इसमें 93 जो था ना, यह देसी रियासत का था। 93 ये जो था, यह भैया था देसी रियासत, जो देसी राजा नहीं थे, देसी रियासत से थे। ठीक, ये अगर 296 को आप तोड़ोगे तो 292 था ब्रिटिश प्रांत से, और जो गवर्नर का प्रांत था, और 4 जो था वह चीफ कमिश्नरी प्रांत से था। क्लियर? क्लियर। अब पूछता है कि भारत का जब विभाजन हो गया था तब यह संख्या कितनी रह गई थी? तो भारत का जब बंटवारा हो गया था तब यह संख्या 299 रह गई थी। इतनी बातें कम से कम आपको याद होनी चाहिए। सरदार पटेल भी थे किसी चीज से जुड़े हुए। अध्यक्ष किसका थे? किसका थे बताइए? तो ये जो देसी रियासत जो था, ये एक नहीं हो रहा था, है ना, तो इसके लिए इनको सौंपा गया था कि भैया आप क्षेत्रीय जो देसी राजा हैं उनको इकट्ठा करिए, उनको शामिल करिए। क्योंकि जब चुनाव हुआ था ना, तो ये 93 ये हिस्सा नहीं ले रहे थे, भाग नहीं ले रहे थे ये 93। उसके बारे में चलिए हम बाद में चर्चा कर लेंगे, फिलहाल इतना आपको जानना चाहिए। चलिए आइए, भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आप देखते हो तो पूरा आपको पता चल जाएगा कि इस संविधान में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या संविधान निर्माताओं के मन में चल रहा था, सब कुछ पता चल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना जो था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, जो कि ये 22 दिसंबर, है ना, 22 दिसंबर को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, और जनवरी में 13 जनवरी को 1947 में ये इनका उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। क्लियर? क्लियर है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। चलिए देखिए, प्रस्तावना से बहुत प्रश्न आता है यूपीएससी में, इसलिए प्रस्तावना को अच्छे से पढ़िएगा। लगता होगा ना कि प्रस्तावना तो हमारा कंप्लीट है, जुड़िए हमसे, प्रस्तावना का एक स्पेशल क्लास लूंगा, फिर पता चलेगा कि कितना कंप्लीट है आपका। आइए, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? अगर प्रस्तावना आपको याद है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये वाला सही होगा ना, तो हो जाएगा सी ऑप्शन सही, बिल्कुल सही हो जाएगा सी। ठीक, प्रस्तावना के बारे में इतनी बातें आपको, अभी और भी हम बात करेंगे, परेशान ना होइए, प्रस्तावना में जब क्लास कराऊंगा तो मजा आएगा। भारत का राष्ट्रपति, देखिएगा, ध्यान समझिएगा, क्या संसद का सदस्य हो सकता है? देखिए, संसद में कौन कौन आता है? संसद में आता है भैया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक ना, तीनों आता है। लेकिन सदस्य हो सकता है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया है, आगे देखते हैं। वह संसद का एक अंग है, तो अंग तो है, अंग है, सदस्य नहीं हो सकता है भाई। 2 अवधियों के लिए चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है, नहीं, कोई भारत में जितनी बार चाहे आप हो सकते हैं। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। देखिए 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 देखिए, अनुच्छेद 108 में कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो अधिवेशन बुलाता है। क्या करता है? बुलाता है। लेकिन ये तो कह रहा संबोधित करता है।
संबोधित लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा स्पीकर करते हैं ना, उसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई समस्या भाई? कोई दिक्कत बाबू? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं। चलिए आगे आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे विचार, देखते हैं। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसे संसद की ऊपरी सदन में ही प्रारंभ किया जा सकता है। क्या ऐसा है क्या? आगे देखिए। इसके लिए आवश्यक है कि 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त इस आशय का नोटिस प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, और न ही एक और न ही दो। देखिए, महाभियोग की अगर बात करोगे तो अनुच्छेद 61A में आपको मिल जाता है। मोटा मोटी आप 61 याद रखिए, अनुच्छेद 61 में आप महाभियोग जानते हो। महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में ही नहीं, वह लोकसभा में भी शुरू किया जा सकता है। यहां केवल दिया है कि केवल ऊपरी सदन, नहीं, निचली सदन में भी शुरू किया जाता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। अब जब महाभियोग लगाना है तो क्या करेंगे कि जैसे लोकसभा लगाया तो लोकसभा अपने कुल सदस्य जो हैं उनका 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से एक नोटिस भेजेगा। महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास एक नोटिस भेजेगा। उस पर कितने हस्ताक्षर होंगे? तो 1/4। तो ये भी सही है ना? नोटिस प्रस्तुत करना होगा, यानी कि 2 बिल्कुल सही है, केवल 2। बी ऑप्शन यहां पर आपको सही दिखाई दे रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां नहीं है, कोई दिक्कत। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है यह प्रोसेस भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? किस देश के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है? कमेंट फास्ट। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वो अकृत व शून्य होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है और संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, ठीक ना? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा 32, कुछ को 13, कुछ को 131 और कुछ को 226। सही आंसर जान लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को बताया गया है। विधि बताया गया है कि वैसी विधियां जो मूल अधिकार का अल्पीकरण करे या उसको खंडित करे या निरस्त करे, वैसी विधियों को शून्य माना जाएगा, वैसी विधियों को समाप्त कर दिया जाएगा, 0 माना जाएगा। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित भी किया गया है। विधि में क्या क्या आएगा? तो विधि में वो सब कुछ आएगा राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित होता है वो आएगा। विधि में कुछ वैसी प्रथाएं भी आएंगी, जो प्रथा चल रहा है कि भैया ये प्रथा है और वो आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो प्रथा भी अवैध घोषित किया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये अनुच्छेद 13 में। बाकी अनुच्छेद 226 में है, आपको हाईकोर्ट जाने की शक्ति, अगर आपके मौलिक अधिकार आप, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 226 अनुच्छेद 32 पर भारी पड़ता है। 32 अनुच्छेद में आपको 5 प्रकार की रीट का प्रावधान है। इसमें केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर यह कार्य करता है, लेकिन अनुच्छेद 226 जो है यह मौलिक अधिकारों पर तो करता ही है, साथ ही साथ ये कानूनी अधिकारों पर भी लागू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये कानूनी अधिकारों पर भी लागू होता है। जहां ये केवल मौलिक अधिकार पर लागू हो रहा था, है ना, वहीं ये कानूनी अधिकार पर, तो ये 226 की मैं बात कर रहा हूं। तो 226 भारी पड़ता है इस मामले में। बाकी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आंसर अनुच्छेद 13। चलिए आइए, तो भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक विचार हुआ था? बहुत इजी प्रश्न है। तो प्रारूप पर 114 दिन, कितने दिन? 114 दिन तक विचार हुआ था। चलिए आइए, तो देखिए, इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अभी हमने क्या बताया था? 7 सदस्य प्रारूप समिति में बताया था।
अगर आपको जरा सा भी याद होगा तो इसका आंसर फट से करेंगे। 7 सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला थे, के एम मुंशी थे, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक ना। गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, टीटी कृष्णामाचारी, ये सब थे। लेकिन कहीं भी, और एक थे मोहम्मद सादुल्ला तो मैं बता ही दिया, के एम मुंशी भी मैं बता दिया, भीमराव अंबेडकर भी बता दिया, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, और एक थे माधव करके कोई नाम था, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, माधव नाम था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहीं नाम नहीं आता है प्रारूप समिति में, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कभी फंसाता है। चलिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है? विदेशियों को प्राप्त नहीं है का मतलब कि केवल भारतीयों को प्राप्त है। सीधा सा आपसे ये पूछ रहा है कि केवल भारतीयों को प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं यहां पर। 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30, अब इसी में से खोज लीजिए कि कौन है। तो देखिए, 17 मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। तो भाई छुआछूत तो आप उसके साथ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन आ रहा है? 19 आ रहा है ना। 19 क्या है? कहीं भी घूमने, बसने, बोलने की स्वतंत्रता। अब विदेशी आए और कहीं भी बस जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, बिना जो प्रक्रिया है फॉलो किए हुए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ये विदेशी को प्राप्त नहीं है, अनुच्छेद 19 केवल भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को प्राप्त नहीं है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आइए, कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा भाई। अवसर का अधिकार, अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 पढ़े ही हो तो कोई इसमें संभावना। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में देखिए, जीने का अधिकार है या जीवन का अधिकार है या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21 समझ लीजिए। हाँ, अनुच्छेद 19 में बता दिया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर है? क्लियर है। आइए 17वां सवाल और आज का आखिरी सवाल, कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है आपका, ये इसका आंसर करिएगा। आइए मैं बताता हूं, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको छांटना है। देखिएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, क्या ऐसा लिखा गया है? तो जी हां, 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। हमें तो गलत कथन छांटना है सर, हमें तो गलत कथन छांटना है सर, तो ये तो सही कथन है, यानी कि ये वाला तो होगा नहीं। आइए, राष्ट्रपति की नियुक्ति हेतु उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सर, ये भी लिखा हुआ है भैया, ये भी लिखा हुआ है, तो हमें तो गलत कथन छांटना है, ये तो सही हो गया है ना। आइए आगे, राष्ट्रपति की नियुक्ति हेतु उसे राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए? योग्यता रखनी चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु। अब देखते हैं डी, राष्ट्रपति की नियुक्ति हेतु उसे लोकसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यता रखनी चाहिए। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, सेम ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सेम आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना, ये उपराष्ट्रपति के लिए है, ये किसके लिए है भैया? ये उपराष्ट्रपति के लिए है। कैसे? उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है, तो जब राज्यसभा का बात करेगा तो कहिएगा कि अच्छा ये तो उपराष्ट्रपति के लिए है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, ये हो जाता है राष्ट्रपति। अब कहेंगे लोकसभा में तो 25 साल है, तो 25 साल में बनेगा, तो भाई उम्र तो अलग से डिसाइड कर ही दिया गया है। देखिए, राष्ट्रपति एक सम्मानित पद है, और जब आप लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसा भी जिक्र है कि वह पागल और दिवालिया ना हो। अब राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद के लिए पागल और दिवालिया शब्द का प्रयोग ना किया जाए, है ना, तो इसमें आपको मिल जाता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता। बाकी एज के लिए अलग से कर ही दिया है, भारत का नागरिक कर ही दिया है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैसा लगा आज का क्लास। अगर अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, तो एक लाइक केवल कर दीजिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा, क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं या आपको बोरिंग महसूस हो रहा है। मैं आपके कमेंट का बेसब्र से इंतजार करूंगा।
कमेंट अगर आएंगे तो फिर मैं कंटिन्यू रहूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।